27 मई 1964 और 11 जनवरी 1966 दो मनहूस तारीख हैं जिनमें भारत ने अपने दो प्रधानमंत्रियों को खो दिया, वो भी 2 साल से भी कम के अंतराल में। पर इन 2 सालों में क्या हुआ? सीधे साधे शास्त्री को कामराज ने कठपुतली समझा, विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी ने अपने तरीके से परेशान किया। पर फिर सीमा पर हालात बिगड़े, छोटे कद के शास्त्री ने बड़े फैसले लिए, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, चीन से हार के बाद डावाडोल सेना का आत्मविश्वास बढ़ा, जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा दिया तो कुर्सी भी मजबूत हुई। फिर ताशकंद गए समझौता करने, पर वहां से कभी वापस ना आ सके। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री वापस आकर इंदिरा को अपनी कैबिनेट से हटाने वाले थे, उन्हें राजनयिक बनाया जाना था, और अगर ऐसा हो जाता तो इंदिरा की राजनीति में पलीता लग जाता। खैर, ये तो नहीं हुआ, पर ताशकंद में जो कुछ हुआ उससे दिल्ली की राजनीति तेजी से बदली। कुर्सी के लिए नए सिरे से रस्साकसी शुरू हुई, कई दावेदार सामने आए, पर अंत में मुकुट टैगोर की प्रियदर्शनी, लोहिया की गूंगी गुड़िया, नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी के सिर सजा। नमस्ते, मेरा नाम क्षितिज है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज नीति की खास सीरीज वजीरे आजम, जिसमें हम बात करते हैं हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाले प्रधानमंत्रियों के उनके पद तक पहुंचने की, और आज बात इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की। कहानी शुरू करने से पहले एक बातचीत सुन लेते हैं, बातचीत जो शास्त्री जी के जिंदा रहते हुई थी, बातचीत जो लाल बहादुर शास्त्री और पत्रकार कुलदीप नैयर के बीच हुई थी। अभी शास्त्री को प्रधानमंत्री बने ज्यादा वक्त नहीं बीता था और कुलदीप नैयर अनऑफिशियली उनकी मीडिया में छवि का ध्यान रखा करते थे, और ऐसा होना ही था। आखिर नैयर उनके मीडिया प्रभारी का काम उनके मंत्री रहते संभाल चुके थे। खैर, दोनों का साथ उठना बैठना लगा रहता था, और ऐसे में ही नैयर ने एक दिन शास्त्री से पूछा, आपको क्या लगता है आपके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? शास्त्री बोले, अगर मैं कुछ वक्त रहा तो इंदिरा गांधी, नहीं तो कांग्रेस में कई दावेदार खड़े हो जाएंगे। बाद में शास्त्री की ये बात सच साबित ही हुई और वो लंबे वक्त तक पद नहीं संभाल पाए, कुर्सी इंदिरा के हाथों में चली गई। पर यह सब जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं था। दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त थी, मसलन इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और गुजराली लाल नंदा। दूसरी तरफ कामराज भी थे, जिन्हें सिंडिकेट प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सभी के अपने आधार थे, अपने तर्क थे, और उन्हीं तर्कों के आधार पर लॉबिंग की जा रही थी, जिससे जनवरी की सर्दियों में भी दिल्ली का तापमान बढ़ गया था। सबकी नजरें सबसे पहले कामराज पर थी, जिनके बारे में समझ पाना कठिन हो रहा था कि वे किंग बनना चाहते हैं या फिर किंग मेकर। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस के गैर हिंदी भाषी राज्यों के प्रभावशाली नेताओं के समूह, सिंडिकेट के नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में सभी ने एक मत होकर कामराज से प्रधानमंत्री बनने को कहा, पर कामराज ने मना कर दिया। उनका कहना था कि मुझे ना ढंग से हिंदी आती है ना अंग्रेजी, मैं इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ। तर्क जायज था, बिना जनता से संवाद के पद पाया तो जा सकता था, पर उस पर बने रहना संभव नहीं था, और इसी असंभव घटना के कारण कामराज किंग मेकर ही बनना चाहते थे, किंग नहीं। लेकिन किंग किसे बनाया जाए? क्या गुजराली लाल नंदा को, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें ही ये पद सौंप दिया जाए? कम से कम नंदा तो ऐसा ही चाहते थे। उनका मानना था कि 1967 के चुनावों तक कांग्रेस को उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहिए। इसी सिलसिले में वे कामराज और इंदिरा गांधी से भी मिले। इंदिरा ने तो उन्हें कूटनीतिक आश्वासन भी दिया और कहा कि अगर सभी नंदा का समर्थन करेंगे तो वे भी करेंगी, पर यह सत्य था कि नंदा का कोई आधार नहीं था, और इसी कमजोरी ने उन्हें रेस से बाहर कर दिया। अब बचे दो, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इंदिरा ने बढ़त बनाने के लिए शास्त्री की मौत के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश फोन लगाया, मुख्यमंत्री आवास में।
मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र को। क्यों? ये जानने के लिए कि डीपी मिश्रा की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। डीपी मिश्रा उस वक्त के कद्दावर नेता थे और 1963 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्हें किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में हवा बनाने के लिए जाना जाता था। इंदिरा से इनकी करीबी थी, तो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इंदिरा ने उन्हें फोन कर दिल्ली बुलाया। मिश्रा ने आते ही इंदिरा के लिए लॉबिंग करना शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें ये सहमति बनी कि अगर कामराज प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो सभी उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो इंदिरा का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। कामराज का नाम इसलिए हवा में तैर रहा था क्योंकि अब तक सिंडिकेट के नेताओं की मीटिंग की गुप्त जानकारी किसी के पास नहीं थी। बहरहाल डीपी मिश्रा, एमएल सुखाड़िया, वीपी नायक और केबी सहाय से मिलकर बना मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल कामराज से मिलने पहुंचा। कामराज ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना ज्यादा पसंद करेंगे। द्वारका प्रसाद को तो इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने इंदिरा का नाम कांग्रेस के सामने रख दिया, कांग्रेस यानी कि कामराज के सामने रख दिया। कामराज ने कहा कि अगर आप सभी लोग इस पर सहमत हो जाएं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अब गेंद मिश्रा के पाले में थी। उन्हें ही मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति बनानी थी। तब भारत में कुल 14 राज्य थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिश्रा की बुलाई एक और मीटिंग में आए। 14 में से 12 मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा के नाम पर सहमति दे दी, पर मोरारजी के गृह राज्य गुजरात और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे। मिश्रा ने ये बात कामराज को बताई। कामराज के मीडिया को बयान देने से पहले ही ये खबर लीक हो गई, पर बाद में जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा लगभग सभी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन में हैं। कामराज के इस बयान के बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले। मोरारजी अपनी दावेदारी पर अड़े रहे। वो एक और बार प्रधानमंत्री का पद अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कामराज से कह दिया कि आपका काम आम सहमति बनाना नहीं है। इसके साथ ही मोरारजी ने ये भी मांग रखी कि प्रधानमंत्री का चुनाव मुख्यमंत्रियों या कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा नहीं, वरन कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा किया जाए। और इस बार कामराज ने देसाई की बात मान ली। वोटिंग हुई और इंदिरा प्रधानमंत्री बनी। पर क्या वोटिंग की कहानी इतनी छोटी है? नहीं, क्योंकि वोटिंग के दौरान पार्टी ने, देश ने कांग्रेस पर कामराज का प्रभाव देखा था। दरअसल वोटिंग से पहले कामराज ने एक पर्चे पर कुछ लिखकर दराज में डाल दिया था। इसी के बाद वोटिंग और काउंटिंग हुई थी, जिसके आंकड़े थे इंदिरा गांधी 355 वोट, मोरारजी देसाई 169 वोट। अब वापस पर्ची में आते हैं। पर्ची में एक आंकड़ा लिखा था, आंकड़ा था 351। कामराज ने वोटिंग से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इंदिरा को कितने वोट मिलेंगे और लगभग उतने ही वोट मिले भी। ऐसी पकड़ थी कामराज की कांग्रेस में। पर ये इस पकड़ के अंत के समय का प्रतीक था, क्योंकि नेहरू की बिटिया अब देश की प्रधानमंत्री थी और फिर इस बूढ़े शेर का राजनीतिक शिकार करने वाली थी। पर उस पर बात अभी नहीं करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने की कहानी अभी बाकी है। इंदिरा के पिता पंडित नेहरू तो 1946 के बाद हर बार आराम से प्रधानमंत्री बनते गए थे, पर इंदिरा के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें 1967, 1971, 1980 हर बार एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, जिसकी कहानी हम आपको आने वाले एपिसोड्स में सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।